नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। अमेरिका से मिला साथ तो खालिस्तानी हमदर्द जस्टिन ट्रूडो के निकले सुर, भारत के खिलाफ उगला जहर। पाकिस्तान युद्ध पर भारत को झुका नहीं सके थे अमेरिकी चाणक्य हेनरी, बौखलाकर इंदिरा गांधी को दी थी गाली। इस्राएल की धमकी के बाद घुटनों पर आया हमास, कहा सभी बंधकों को छोड़ देंगे। चीन से अमेरिका की दोस्ती कराने वाले हेनरी का निधन, 100 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। बेंजामिन नेतन्याहू का एक बड़ा बयान, युद्ध विराम खत्म होते ही फिर से जंग शुरू करेगा इजराइल। रश्मिका मंदाना की डीपफेक वीडियो की जांच बीच में अटकी, अमेरिकी टेक कंपनियों ने ये कहकर झाड़ लिया पल्ला। अब खबरें विस्तार से। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलने का मौका मिल गया है। अमेरिका के खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप के बाद अब कनाडा के पीएम ने भारत से निज्जर हत्या मामले में सहयोग करने के लिए कहा है। अमेरिका के एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोपों के बाद अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सुर फिर से निकलने लगे हैं। जस्टिन ने कहा है कि अमेरिका से आ रही खबरें उसी बीच को रेखांकित कर रही है जिसके बारे में हम शुरू से ही बात कर रहे थे। जस्टिन ने कहा है कि भारत को इसे गंभीरता से लेना होगा। भारत सरकार को हमारे साथ मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि हम इस मामले की तह तक पहुंच सके। कनाडा के पीएम ने आरोप लगाया है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हुई हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ है, लेकिन अभी तक वह ठोस सबूत नहीं दे सके हैं। जस्टिन ने कहा है कि भारत सरकार को इस मामले की जांच करने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इससे पहले कनाडा के विदेश मंत्री ने भी भारत से कहा था कि वह जांच में सहयोग करे। कनाडा के अधिकारियों ने अभी तक किसी के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। इससे पहले अमेरिका में संघीय अभियोजकों ने एक भारतीय नागरिक पर एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल होने का बुधवार को आरोप लगाया। दक्षिण न्यूयॉर्क जिले में अमेरिकी अटॉर्नी मैथ्यू जी ऑल्सेन ने कहा कि निखिल गुप्ता, जो 52 वर्षीय है, निखिल गुप्ता के खिलाफ हत्या के लिए सुपारी देने का आरोप लगाया गया है, जिसमें अधिकतम 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है। ऑल्सेन ने कहा है कि साथ ही गुप्ता पर सुपारी देकर हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है, जिसमें अधिकतम 10 साल की जेल के प्रावधान है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि गुप्ता ने न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले सिख अलगाववादी नेता की हत्या के लिए हत्यारे को 1 लाख अमेरिकी डॉलर देने की बात स्वीकार कर ली थी। आरोपों के अनुसार 9 जून 2023 या उसके आसपास गुप्ता ने हत्या के लिए सुपारी दी थी, जिसके अग्रिम भुगतान के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में हत्यारे को 15,000 अमेरिकी डॉलर नकद देने के लिए एक सहयोगी की भी व्यवस्था की थी। अभ्यारोपण में अमेरिकी नागरिक का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन द फाइनेंशियल टाइम्स में अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए पिछले हफ्ते एक खबर प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने अमेरिका अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस संगठन के गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को विफल करने की बात कही गई थी। साथ ही खबर में हत्या की साजिश में संदिग्ध रूप से शामिल होने को लेकर अमेरिकी प्राधिकारियों द्वारा भारत सरकार को चेतावनी भी जारी करने की बात कही गई थी। न्यूयॉर्क दक्षिण जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने एक बयान में कहा
जैसा कि आरोप लगाया गया है, प्रतिवादी ने भारत से यहाँ न्यूयॉर्क शहर में भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रची, जिसने भारत में एक अल्पसंख्यक समूह सिखों के लिए एक संप्रभु देश बनाने की सार्वजनिक रूप से वकालत की है। अमेरिका के सबसे चर्चित, विवादित और प्रभावशाली विदेश मंत्रियों में से एक डॉक्टर हेनरी का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। हेनरी उन अमेरिकी नेताओं में से एक रहे हैं जिनको भारत की बढ़ती ताकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। 1971 में भारत के बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत के सैन्य दखल से तो वह बौखला ही गए थे। उन्होंने तब भारत की पीएम और भारतीयों को गाली तक दे दी थी। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर को अमेरिका का एक ऐसा डिप्लोमेट नेता के तौर पर याद किया जाता है जिसने उनकी विदेश नीति पर अमिट छाप छोड़ी। कई देशों से कूटनैतिक संबंध बनाने के लिए 70 के दशक में हेनरी ने अहम फैसले अमेरिका की ओर से किए गए थे। हेनरी भले ही उस वक्त दुनिया के कई देशों को अपने काबू में करने में कामयाब रहे, लेकिन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके प्रभाव और डर में बिल्कुल नहीं आई थी। अमेरिका की भारत से चिढ़ की बड़ी वजह ये भी थी कि उसका रुख पाकिस्तान की ओर था, जबकि इंदिरा गांधी ने फैसला कर लिया था कि वह पूर्वी पाकिस्तान में फौज भेजेगी। इंदिरा गांधी के फैसले से बौखलाकर हेनरी ने पूर्व भारतीय पीएम को गाली देते हुए भद्दे शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या था ये पूरा मामला, अब आपको बताते हैं। 70 के दशक की शुरुआत में पूर्व पाकिस्तान यानी इस समय बांग्लादेश में पाकिस्तान से अलग मुल्क की मांग को लेकर जोरदार आंदोलन हो रहा था। बंगाली लोगों के इस आंदोलन को पाकिस्तान की फौज निर्दयता से कुचलने की कोशिश कर रही थी और आम लोगों पर जुल्म ढा रही थी। इससे काफी संख्या में भारत में पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी भी आ रहे थे। ऐसे में भारतीय पीएम इंदिरा गांधी ने एक अहम फैसला लेते हुए इस लड़ाई में उतरने का ऐलान कर दिया। इंदिरा के पूर्व पाकिस्तान में फौज भेजने का ऐलान कर दिया तो अपने पिट्ठू पाकिस्तान की हार के डर से अमेरिका बौखला गया। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और राज्य सचिव हेनरी थे। दोनों ने भारत को रोकने के लिए पैंतरेबाजी शुरू कर दी। हेनरी चाहते थे कि भारत की सेना पूर्वी पाकिस्तान में दखल ना दे। ऐसे में उन्होंने इंदिरा गांधी पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी। हेनरी के कहने पर रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी का अपमान करते हुए उन्हें पहले तो मिलने के लिए लंबा इंतजार कराया। इसके बाद बैठक में भी उन्होंने इंदिरा गांधी से बहुत बेरुखी से बात करते हुए पाक पर हमले से रोकने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की। इंदिरा ने साफ कह दिया कि फैसला नहीं बदलेगा, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के घटनाक्रम में भारत में जो संकट पैदा हुआ है उस पर हम चुप नहीं रह सकते हैं। इंदिरा गांधी अमेरिका से लौटी और भारत की फौज ने पाकिस्तान सेना पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की फौज पर भारत का हमला होते ही हेनरी पूरी तरह से बौखला गए। ये बौखलाहट इतनी थी कि राष्ट्रपति निक्सन के साथ एक बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा का नाम लेने के बजाय उनको गाली देते हुए बात की थी। हेनरी ही नहीं, निक्सन ने भी तब भारतीयों के लिए कई ओछी बातें कही थी। हेनरी ने तब गुपचुप चीन की यात्रा की थी। निक्सन को सलाह दी थी कि वह चीन को भारतीय सीमा के पास सेना भेजने के लिए कहे ताकि वह पाकिस्तान से युद्ध बंद कर सके। चीन के इनकार के बाद हेनरी के आदेश पर अमेरिकी नेवी पाकिस्तान की मदद के लिए आई थी, जो सोवियत संघ की वजह से वापस हट गई। हेनरी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के करीब 34 साल बाद 2005 में इंदिरा गांधी को गाली देने, कहने और भारतीयों के लिए भद्दे शब्द बोलने के लिए सार्वजनिक माफी मांगी थी। इजराइल और हमास के बीच 48 दिन की लड़ाई के बाद 24 नवंबर से युद्ध विराम हुआ है। युद्ध विराम के समझौते के तहत हमास इजरायली बंधकों को छोड़ रहा है तो इजराइल अपनी जेलों में से बंद फिलिस्तीनियों को रिहा कर रहा है। एक बंधक के बदले में इजराइल 3 कैदियों को छोड़ रहा है। दोनों पक्षों में गुरुवार सुबह ये समझौता खत्म हो रहा है। समझौते का समय खत्म होने से ठीक पहले हमास ने बंधकों की रिहाई पर ये अहम बयान दिया है। सुनिए आप। हमास के एक सीनियर कमांडर ने कहा है
कि उनका संगठन इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीन कैदियों को छोड़े जाने के बदले में सभी बंधक इजरायली सैनिकों को रिहा करने के लिए तैयार है। हमास के कमांडर और गाजा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बासिम नईम ने दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में एक संवाददाता सम्मेलन में गाजा में युद्ध विराम और शांति के बारे में बात करते हुए कहा कि हम अपने सभी कैदियों के बदले में उनके सभी सैनिकों को रिहा करने के लिए तैयार है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम के बाद फिर से गाजा में जंग शुरू करने के ऐलान के बाद हमास का ये बयान आया है। हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौते के तहत 60 इजरायली बंधकों और 180 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया है। हमास ने डील के तहत महिलाओं और बच्चों को रिहा किया है। हमास के पास अभी भी वो बंधक सैनिक है जिन्हें समझौते से बाहर रखा गया। इन बंधकों के बदले फिलिस्तीन अपने सभी कैदियों की रिहाई चाहता है। इससे पहले 2011 में भी हमास ऐसा कर चुका है। हमास का कहना है कि इजरायली जेलों में 7,000 से ज्यादा फिलिस्तीन के कैदी बंद है। इनमें से कई अब तक रिहा हुए युवाओं और महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक प्रमुख है। हमास ने अक्टूबर में भी इजराइल से बंधकों के बदले सभी फिलिस्तीन कैदियों को रिहा करने की मांग की थी। अब हमास की ओर से नया प्रस्ताव आया है। ये प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब युद्ध विराम खत्म हो रहा है। हमास की ओर से युद्ध विराम को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हमास के सीनियर नेता नईम ने कहा है कि हम मध्यस्थों के साथ स्थायी युद्ध विराम पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले इजराइल की सेना ने कहा था कि वह हमास की सशस्त्र शाखा की एक रिपोर्ट की जांच कर रही है जिसमें गाजा में एक बंधक महिला, उसका 10 महीने का बच्चा और 4 साल का भाई मारे गए थे। इस पर नईम ने कहा कि हमने 2 से 3 हफ्ते पहले पुष्टि कर दी थी कि इजरायली बमबारी में 60 इजरायली मारे गए हैं और अभी भी मलबे में है। महिला और उसके 2 बच्चे उनमें से है। मैं इसकी पुष्टि कर सकता। अमेरिकी विदेश नीति पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले लोगों में गिने जाने वाले डॉक्टर हेनरी ने इस साल मई में अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। वह हाल के समय तक भी सक्रिय थे। वह व्हाइट हाउस की बैठकों में भाग लेते थे। नेतृत्व शैली पर उनकी एक किताब भी कुछ समय पहले आई थी और उन्होंने उत्तर कोरिया की ओर से उत्पन्न परमाणु खतरे के बारे में भी बात की थी। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का बुधवार को निधन हो गया। 100 साल की उम्र में हेनरी ने कनेक्टिकट में अपने घर पर आखिरी सांस ली। हेनरी एसोसिएट इंक के एक बयान जारी करते हुए कहा कि विवादास्पद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर हेनरी ने 2 राष्ट्रपतियों के साथ काम करते हुए अमेरिकी विदेश नीति पर अमिट छाप छोड़ी। एक शानदार डिप्लोमेट के तौर पर पहचान बनाने वाले हेनरी का 29 नवंबर को निधन हो गया। हेज अल्फ्रेड किसिंजर का जन्म 27 मई 1923 को जर्मनी के फर्थ में हुआ था। यहूदियों के खिलाफ नाजी अभियान से पहले 1938 में परिवार के साथ अमेरिका वो आ गए थे। 1943 में वह अमेरिकी नागरिक बन गए और द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप में सेना में काम किया। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से 1952 में मास्टर की डिग्री और 1954 में डॉक्टरेट की उपाधि अर्जित की। इसके बाद 17 साल तक हार्वर्ड की फैकल्टी रहे। 1970 के दशक में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के साथ राज्य सचिव के रूप में काम करते हुए हेनरी का कई बड़ी बदलाव वाली वैश्विक घटनाओं में उनका हाथ था। उनकी कोशिशों से ही चीन के साथ अमेरिका की कूटनीतिक बातचीत की शुरुआत हुई। ऐतिहासिक अमेरिकी सोवियत हथियार नियंत्रण वार्ता, इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच संबंधों और उत्तरी वियतनाम के साथ पेरिस शांति समझौते में भी वह शामिल थे। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच 9 जुलाई 1971 को निक्सन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी ने बीजिंग की एक गुप्त यात्रा की थी और यह यात्रा इतनी गुप्त थी कि हेनरी पहले पाकिस्तान पहुंचे और वहां से उन्होंने बीजिंग के लिए उड़ान भरी। इस दौरान हेनरी 3 दिनों तक चीन के शीर्ष नेताओं से मिले। 11 जुलाई 1971 को हेनरी चीन से वापस अमेरिका रवाना हुए। चीन में हुई बैठकों में यह सहमति बनी कि राष्ट्रपति निक्सन चीन का दौरा करेंगे और विदेश नीति को नया आकार देंगे।
हेनरी ने 1971 के भारत पाक युद्ध के समय हेनरी ने चीन से भारत की सीमा की ओर सेना भेजने के लिए भी कहा था। अमेरिकी विदेश नीति के प्रमुख वास्तुकार के रूप में डॉक्टर हेनरी का कार्यकाल 1974 में राष्ट्रपति निक्सन के इस्तीफे के साथ समाप्त हो गया। फिर वह राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड के साथ एक राजनयिक ताकत बने रहे। एक तरफ हेनरी को उनकी प्रतिभा और व्यापक अनुभव के लिए सराहना मिलती रही, तो दूसरी ओर उन्हें लैटिन अमेरिका में कम्युनिस्ट विरोधी तानाशाही के समर्थन के लिए युद्ध अपराधी करार दिया गया। हेनरी को 1973 में उत्तरी वियतनाम के ले डक थो के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसे अब तक के सबसे विवादास्पद पुरस्कारों में से एक माना जाता है, जिसके बाद बेल समिति के 2 सदस्यों के चयन को लेकर इस्तीफा दे दिया और कंबोडिया पर अमेरिकी गुप्त बमबारी पर सवाल उठे। इजराइल और हमास के बीच बीते शुक्रवार को 4 दिन का युद्ध विराम हुआ था, जिसे सोमवार को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। हमास के पास अब भी काफी संख्या में इजरायली बंधक है। ऐसे में कहा जा रहा है कि समझौता और बढ़ सकता है। दूसरी ओर इजरायली पीएम ने कहा है कि वह युद्ध विराम के बाद जंग की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में युद्ध पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। विराम के बाद ये फिर से शुरू होगा। गाजा में गुरुवार सुबह समाप्त हो रहे सीज फायर से ठीक पहले नेतन्याहू का ये बयान आया है। नेतन्याहू ने कहा है कि हाल ही के दिनों में लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि बंधकों की वापसी के चरण को पूरा करने के बाद क्या इजराइल लड़ाई में वापस जाएगा। इस पर मेरा जवाब स्पष्ट रूप से हाँ है। हम निश्चित रूप से लड़ाई में वापस जा रहे हैं। अपने बंधकों की रिहाई के बाद हम सैन्य अभियान शुरू करेंगे। नेतन्याहू ने कहा है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें हम अंत तक लड़ाई से पीछे हटे। यह मेरी नीति है और पूरी सिक्योरिटी कैबिनेट भी इस बात को मान रही है। इसी नीति के पीछे पूरी सरकार है, सैनिक और लोग भी इसी के पीछे है। हम बिल्कुल सही करेंगे। दूसरी ओर हमास कमांडर ओसाम हमदान ने लेबनानी अल मयादीन टीवी से कहा है कि संघर्ष विराम की समाप्ति के बाद की सभी संभावनाओं के लिए उन्होंने खुद को तैयार कर लिया है। अगर इजराइल की ओर से हमला होता है तो वह उसका जवाब देंगे और अगर शांति जारी रहती है तो वह भी शांति जारी रखेंगे। बुधवार रात को गाजा में हमास ने 16 और लोगों को रिहा कर दिया, जिनमें 12 इजरायली और 4 थाईलैंड के नागरिक हैं। सभी को रात 11 बजे रेड क्रॉस को सौंप दिया गया। इसके बाद बंधक यहां से मिस्र और फिर इजराइल पहुंचे। युद्ध विराम के बाद हमास की ओर से कुल 97 बंधक छोड़े गए। इनमें 73 इजरायली और 24 दूसरे देशों के नागरिक हैं। आईडीएफ ने बुधवार शाम को कहा कि गाजा में उसे अभी 159 बंधकों के होने का अनुमान है। बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में हमला करके करीब 1400 लोगों की हत्या कर दी थी और लगभग 40 बच्चों सहित 240 को बंधक बना लिया था, जिसके बाद इजराइल ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए लगातार गाजा पट्टी में हमले किए। इजराइल के हमलों में गाजा में करीब 15,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। उत्तरी गाजा के लाखों लोगों को अपने घरों को छोड़कर आश्रय शिविरों में शरण लेनी पड़ी। लगातार लड़ाई के बाद 24 नवंबर से गाजा में युद्ध विराम हुआ, जिसके बाद बंधकों को रिहा किया जा रहा है। रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका ब्रेस्ट टेक कंपनियों ने अनुरोध के बावजूद उनसे डेटा शेयर नहीं कर रही है। वो कंपनियां जब वेबसाइट से लिंक भेजकर डेटा की मांग की गई तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि उनके पास पुराने रिकॉर्ड्स नहीं है। रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो मामले में पुलिस का कहना है कि इसकी जांच में रुकावट आ गई है। इसकी वजह बताते हुए कहा गया है कि अमेरिका ब्रेस्ट टेक कंपनियों के पोर्टल जो संभवतः एआई और डीप फेक बनाते हैं, इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए उनकी ओर से जानकारियां नहीं शेयर की गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो की जांच में रुकावट आ गई है। बता दें कि सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियो अपलोड होने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 10 नवंबर को इस मामले को लेकर जांच शुरू की थी।
इस डीप फेक वीडियो में किसी अन्य महिला का वीडियो एडिट कर इसमें एआई के जरिए रश्मिका मंदाना के चेहरे का इस्तेमाल किया गया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तूफान मच गया और लोगों ने इसकी जमकर आलोचनाएं की। इस रिपोर्ट में साइबर सेल के सूत्रों ने बताया कि सोशल मीडिया के दिग्गज मेटा और टेक कंपनी गोडैडी को कई बार अनुरोध किया गया, पत्र भेजे गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने बिहार से एक लड़की को हिरासत में लिया था और उसका फोन भी जब्त किया गया। बताया गया कि उन्हें इंस्टाग्राम रील के एक यूआरएल की जानकारी मिली, जिसे लेकर शक है कि आरोपी ने इस वीडियो को बनाने के लिए एआई टूल का इस्तेमाल किया था। पुलिस के एक सूत्रों ने कहा कि वीडियो और प्रोफाइल यानी जिसने वीडियो शेयर किया था उसकी जानकारी को लेकर पुलिस की पहली और दूसरी अपील का जवाब मेटा ने दिया था, लेकिन इस मामले में तीसरी अपील जिनमें उन्होंने एक यूआरएल भेजा था उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अधिकारी ने बताया कि हमने इंस्टाग्राम अकाउंट और रील का यूआरएल मेटा अधिकारियों को भेज दिया था, जिस पर उन्होंने कहा कि उनके पास डेटा नहीं है और आरोपी ने अकाउंट और जानकारी डिलीट कर दी है। उनसे पुराना डेटा मांगा गया जिस पर वे सहयोग के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्हें godaddy.com पर पोस्ट किया गया एक यूआरएल मिला और वेबसाइट में इस बारे में मदद मांगी गई, लेकिन वहां से जवाब ये आया कि उनके पास यूआरएल को लेकर कोई रिकॉर्ड नहीं है। अधिकारी ने बताया कि ये ऐसी कंपनियां हैं जो आमतौर पर पुराना डेटा सेव करती है। जब से एनिमल का ट्रेलर रिलीज हुआ है, इसने सोशल मीडिया पर तूफान मचा रखा है। रणवीर कपूर, अनिल कपूर और बॉबी देओल से सजी इस फिल्म के ट्रेलर को जमकर तारीफ हो रही है इस ट्रेलर की, और अब लोगों को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू ने बॉबी देओल की तारीफ में काफी कुछ कह डाला है। इन दिनों रणवीर कपूर, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर फिल्म एनिमल को लेकर धूम मची है। जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, लोग इसकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। फिल्म की कहानी से लेकर कलाकारों की जमकर तारीफ हो रही है। तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू ने भी ट्रेलर देखा और बताया कि एनिमल में बॉबी देओल को देखकर वह हैरान रह गए। बता दें कि एनिमल में रणवीर कपूर लीड रोल में नजर आ रहे हैं, जो एक ऐसे बेटे की भूमिका में है जो अपने पिता को लेकर बचपन से लेकर बड़ा होने तक बहुत क्रेजी है। इस फिल्म का निर्देशन कबीर सिंह फेम संदीप रेड्डी वाघा ने किया है, जिसमें बॉबी देओल खतरनाक अवतार में दिख रहे हैं। हाल ही में एनिमल के एक प्रमोशन इवेंट में महेश बाबू भी मौजूद थे और वो बॉबी देओल के किरदार की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। महेश बाबू ने बॉबी देओल को शानदार किरदार को लेकर कहा है कि बॉबी, तुम आखिर में आए और तुमने मुझे हैरान कर दिया, जिसकी वजह से मेरा फोन ही हाथ से गिर गया। ट्रांसफॉर्मेशन स्टनिंग है। एक ऑडियंस के रूप में ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। मैं आपको बड़े पर्दे पर देखने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता। बता दें कि रणवीर और बॉबी के इस फिल्म एनिमल में पहले संदीप रेड्डी वांगा, अर्जुन रेड्डी और शाहिद कपूर स्टारर कबीर सिंह जैसी फिल्में बना चुके हैं। दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान खड़ा कर दिया था और अब एनिमल से भी कुछ ऐसी ही उम्मीद की जा रही है। बता दें कि फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघर में रिलीज हो रही है, जिसकी तगड़ी एडवांस बुकिंग भी हो रही है। कपिल शर्मा एक बार फिर से ट्विटर पर हाजिर है। उन्होंने एक साथ कई पोस्ट की है और इंडिगो के उस विमान के लिए एयरलाइन को लताड़ लगाई है, जिसकी वजह से 180 यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि लोग उल्टा कपिल शर्मा को उनके शो पर होने वाली वाकई बता रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। एक बार फिर से मशहूर कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा अपने ट्विटर को लेकर चर्चा में है। इस बार उन्होंने पोस्ट के जरिए इंडिगो फ्लाइट पर अपनी भड़ास निकाली है, जिसकी वजह से इस फ्लाइट में सफर कर रहे यात्रियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। कपिल शर्मा ने मौके के कुछ वीडियोस भी शेयर किए, जिसमें परेशान यात्रियों की भीड़ के साथ बेबस और लाचार एयरपोर्ट अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। कपिल शर्मा ने एक्स पर किए गए अपने लेटेस्ट पोस्ट में इंडिगो फ्लाइट्स पर अपना गुस्सा उतारा है। इस फ्लाइट्स के यात्रियों को घंटों इंतजार करवाया गया, जिसे लेकर कॉमेडियन भड़क उठे। कपिल शर्मा ने एयरपोर्ट से कुछ वीडियोस भी शेयर किए, जिसमें साफ दिख रहा है कि यात्री कितने परेशान हैं।
कपिल शर्मा ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि डियर इंडिगो, पहले आपने हमें 50 मिनट तक बस में इंतजार कराया और अब आपकी टीम कह रही है कि पायलट ट्रैफिक में फंस गया है। क्या सच में? हमें 8 बजे टेक ऑफ करना था, लेकिन अब 9:20 हो गए हैं। अब तक कॉकपिट में कोई पायलट मौजूद नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये 180 यात्री फिर से इंडिगो में उड़ान भरेंगे? कभी भी नहीं। इसी के साथ उन्होंने शेमलेस लिखकर इस इंडिगो फ्लाइट्स को टैग किया है, जिससे जुड़ी ये घटना है। कपिल शर्मा बोले, इन्हें दूसरी फ्लाइट में किया जा रहा शिफ्ट। इसके अलावा अगले ट्वीट में उन्होंने फ्लाइट से उतरने वाले यात्रियों का वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्हें दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कपिल शर्मा ने लिखा, अब वे सभी यात्रियों को उतार रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको दूसरी फ्लाइट से भेजेंगे, लेकिन फिर से हमें सिक्योरिटी चेक के लिए टर्मिनल पर वापस जाना होगा। इसके अलावा एक वीडियो में सभी परेशान यात्री एयरपोर्ट पर दिख रहे हैं, जहां वे एयरपोर्ट अथॉरिटी से सवाल करते नजर आ रहे हैं कि कपिल ने लिखा है, लोग आपकी वजह से परेशान हैं इंडिगो। व्हीलचेयर पर कुछ बुजुर्ग हैं जिनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए। हालांकि यहाँ कुछ लोगों ने कपिल शर्मा पर ही पलटवार भी कर डाला। एक ने कहा, कपिल जी, आपके शो की शूटिंग के दौरान लोगों को ज्यादा देर तक वॉशरूम इस्तेमाल करने की भी इजाजत नहीं है। कृपया शांत हो जाए और स्थिति को बहुत अधिक तूल देने से बचे। कभी कभी भारत का एक आम नागरिक होना और उनकी तरह रोजाना मुश्किलों का सामना करना मानवीय है। चिल रहिए। बीती रात बुधवार को सैम बहादुर की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां तमाम सितारों के बीच रेखा ने अपने अंदाज से महफिल ही लूट ली। इस मौके पर पहुंची रेखा कैमरे के सामने अपने अंदाज से जमकर तारीफें बटोरती रही। रेखा हाथ जोड़कर विकी कौशल के पोस्टर की तरफ झुककर प्रणाम करती दिखी। बुधवार की रात विकी कौशल के अपकमिंग फिल्म सैम बहादुर की स्क्रीनिंग रखी गई, जहां ढेर सारे फिल्मी सितारे शामिल हुए। मेघना गुलजार निर्देशित ये फिल्म फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक है और इसी दमदार किरदार को पर्दे पर जीने के लिए तैयार है विकी कौशल। फिल्म की स्क्रीनिंग पर यूं तो कई बड़े फिल्मी सितारे नजर आए, लेकिन कैमरे के सामने रेखा ने जो किया, उन्होंने सबका दिल जीत लिया। आइए बताते हैं कि रेखा ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हो रही है इतनी तारीफ। सैम बहादुर की स्पेशल स्क्रीनिंग पर रेखा ब्लैक कांजीवरम साड़ी में बेहद जच रही थी। सितारों की भरी इस महफिल में रेखा की मौजूदगी ने जैसे 4 चांद लगा दिए। रेड कारपेट पर उनके अंदाज ने तो दिल ही जीत लिया। उनके शानदार जिस्मचर को देखकर तो उनके कायल हो गए सब। दरअसल रेखा जैसे ही कैमरे के सामने आई, वह फिल्म में पोस्टर की तरफ मुड़ी, जहां सैम मानेकशॉ के किरदार में विकी कौशल दिख रहे थे। रेखा ने दोनों हाथ जोड़कर पोस्टर की तरफ झुककर प्रणाम किया। अब रेखा का ये अंदाज देखकर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। लोगों ने कहा, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाव। लोगों ने कमेंट करते हुए कहा, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग वाव। और एक ने तो डिमांड कर डाली कि प्लीज फिल्म में इन्हें भी कास्ट करिए, रेखा जी भी अभी और काम कर सकती है। रेखा के अलावा फिल्म की स्क्रीनिंग पर कैटरीना कैफ, विकी कौशल के माता पिता जी आदि भी मौजूद रहे, जो इस इवेंट का खास आकर्षण रहे। वही कैमरे के सामने विकी कौशल अपने पिता श्याम कौशल का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते दिखे और इस अंदाज ने सबका दिल खूब जीता। बता दें कि ये फिल्म साल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को पराजित कर उसके 90,000 से अधिक सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देने वाले महानायक स्वतंत्र भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बहादुरी और शौर्य की कहानी है। इस फिल्म में विकी कौशल के अलावा सानिया मल्होत्रा, फातिमा सना शेख, जिशान अय्यूब जैसे कई कलाकार हैं। फिल्म में विकी के साथ सानिया मल्होत्रा भी है। सानिया ने इस फिल्म में विकी की पत्नी का किरदार निभाया है। फातिमा सना शेख भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रोल में दिखी है। मेघना गुलजार निर्देशित ये फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। सलमान खान की भांजी एलिज़ा अग्निहोत्री ने हाल ही में फिल्म फर्रे से बॉलीवुड डेब्यू किया, लेकिन रिलीज के साथ ही ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। इस फिल्म ने बुधवार को अब तक की सबसे कम कमाई की है।
एक तरफ सिनेमा घरों में सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 छाई है, वहीं दूसरी तरफ उनकी भांजी एलिजे अग्निहोत्री की फिल्म फर्रे भी हाल ही में रिलीज हुई है। हालांकि अपनी भांजी की इस फिल्म के प्रमोशन के लिए सलमान खान खुद मैदान में उतर आए थे, लेकिन फिल्म फ्लॉप साबित हुई है। यकीनन क्रिटिक्स को फिल्म पसंद आई थी और एलिजे की एक्टिंग की भी खूब जमकर तारीफ हुई थी, लेकिन जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो रिजल्ट निराशाजनक था। फिल्म पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धूल फांकने लगी। ये फिल्म एक ऐसे स्टूडेंट्स की कहानी है जिसकी काबिलियत के दम पर उनका एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में होता है। वो जाती तो वहां पढ़ने हैं और कई सारे सपने जो उसे सच करने हैं, लेकिन यहाँ बड़े बड़े रईस घरों के बिगड़ैल बच्चों के चंगुल में वो इस कदर फंस जाती है कि वो दूसरों को परीक्षा में पास कराने के लिए फर्रे के रैकेट भी चलाने लगती है। आखिरकार को वो इस मकड़ जाल में खुद ही फंस जाती है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक एलिजे की फिल्म ने मात्र 35 लाख रुपए से अपनी ओपनिंग की। सबसे अधिक कमाई रविवार को यानी दूसरे दिन से हुई जब उसने 55 लाख रुपए की कमाई की। इस फिल्म की कमाई बुधवार को सबसे कम रही। फिल्म ने बुधवार को केवल 23 लाख रुपए की कमाई की। इस फिल्म ने कुल मिलाकर अब तक केवल 2.36 करोड़ रुपए की कमाई की है। बता दें कि इस फिल्म फर्रे में एलिजे अग्निहोत्री, जूही बब्बर, साहिल मेहता, जैन शॉ, रोनित रॉय और प्रसन्ना बिष्ट जैसे कई कलाकार अहम भूमिका में हैं। फिल्म का निर्देशन सोमेंद्र पाधी ने किया है, जो जामताड़ा जैसे वेब सीरीज बना चुके हैं। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिनको लेकर एग्जिट पोल के नतीजे कुछ ही देर में सामने आने वाले हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही एग्जिट पोल सामने आए थे, जो लगभग सटीक साबित हुए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव में आखिर यह एग्जिट पोल का गणित क्या दर्शा रहा है, एक नजर देखिए। देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। इसके तहत 3 दिसंबर को ईवीएम में बंद उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के एग्जिट पोल भी आज शाम आने वाले हैं। इन एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात की जाए तो कुछ राज्य में यह एग्जिट पोल लगभग सटीक बैठे हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिनमें एग्जिट पोल का आंकड़ा लगभग सटीक बैठा है, जबकि छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के आंकड़ों में विपरीत वास्तविक रिजल्ट पाया गया है। इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन राज्यों में एग्जिट पोल ने क्या आंकड़े दिए और मतगणना के बाद क्या फाइनल रिजल्ट आया। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 के चुनाव के दौरान एग्जिट पोल ने बताया था कि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों में कांटे की टक्कर बताई गई और फाइनल रिजल्ट में भी कुछ ऐसे ही आंकड़े सामने आए जिसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 11 दिसंबर 2018 को रिजल्ट जारी हुए, जिनमें कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटें मिली। एग्जिट पोल में क्या आए थे सीटों के आंकड़े। बीजेपी में 94 और कांग्रेस में 126, तो दूसरे में बताया गया बीजेपी में 126 तो कांग्रेस में 89। तीसरे में बताया गया कि बीजेपी में 108 से 112 तो कांग्रेस में 105 से 109। आगे बताया गया कि बीजेपी में 103 तो कांग्रेस में 115। राजस्थान में क्या रहा था 2018 का एग्जिट पोल। राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी एग्जिट पोल की रिपोर्ट सटीक बैठी। इस रिपोर्ट में एंट्री इनकम्बेंसी होने का दावा किया गया था। एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार जाने और कांग्रेस के आने का अनुमान जताया गया था, जो रिजल्ट के बाद सटीक बैठा। इस दौरान कांग्रेस की सरकार बनी। एग्जिट पोल में बताया गया था कि बीजेपी की सत्ता के विरोध में लहर चल रही है, जिसका नतीजा भी सटीक बैठा। इस दौरान फाइनल रिजल्ट में कांग्रेस को 99 सीटें, बीजेपी को 73, बसपा को 6 और अन्य को 20 सीटें मिली थी। राजस्थान में एग्जिट पोल के आंकड़ों बताते थे कि भाजपा 85 तो कांग्रेस 105 और अन्य 9। और फिर दूसरे ओर बताया जा रहा था कि भाजपा 63 तो कांग्रेस 130 अन्य 6। एक और में बताया गया कि भाजपा 93, कांग्रेस 91 और अन्य 15। और आगे कहा गया कि भाजपा 60 तो कांग्रेस 137 और अन्य में 2।
अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल ने क्या आंकड़े दिए थे। 2018 के छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल की रिपोर्ट वास्तविक रिपोर्ट के उलट आई। इस दौरान कई एग्जिट पोल ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सत्ता में वापसी दिखाई, लेकिन जब विधानसभा चुनाव रिजल्ट आया तो यह चौंकाने वाला था कि इस दौरान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक तरफ जीत मिली। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी महज 15 सीटों पर ही सिमट गई। इस चुनाव में कई बड़े उलटफेर देखने को मिले। बीजेपी की कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए थे। अब छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल की बात बताएं तो बीजेपी की 46 तो कांग्रेस की 35 बताई गई थी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की 38 तो कांग्रेस की 48 बताई गई। एक और में बीजेपी की 39 तो कांग्रेस की 46 बताई गई थी। इस तरह से बीजेपी की 21 से 31 तो कांग्रेस की 55 से 65 बताई गई थी और दूसरे में बीजेपी की 38 से 42 तो कांग्रेस की 40 से 44 सीटें बताई गई थी। वृंदावन के राधा रानी मंदिर में भजन कीर्तन करने वाले प्रेमानंद जी महाराज इन दिनों चर्चा में है। उनकी चर्चा मशहूर हस्तियों के उनसे मुलाकातों को लेकर हो रही है। प्रेमानंद जी महाराज भजन मार्ग और कथा के जरिए मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान देते हैं। पिछले दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के बाद एक बार फिर से वे चर्चा में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित राधा रानी मंदिर में भजन कीर्तन करने वाले प्रेमानंद जी महाराज एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की। इस दौरान उनके बीच आध्यात्मिक चर्चा भी हुई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खास वायरल हो गया। इसमें प्रेमानंद महाराज संघ प्रमुख के साथ आध्यात्मिक चर्चा करते दिख रहे हैं। वे आध्यात्म मार्ग के जरिए मोक्ष का मार्ग बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण पर हर संकट के निवारण का भरोसा दिलाते वे दिखाई देते हैं। आध्यात्मिक मार्ग को लेकर एक अलग दृष्टि रखने वाले महाराज प्रेमानंद सोशल मीडिया पर खास चर्चित है। उनकी कथा और विचारों को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या लाखों करोड़ों में है। ऐसे में संघ प्रमुख का उनके दरबार में पहुंचना और राष्ट्र निर्माण पर उनके साथ चर्चा को काफी अहम माना जा रहा है। प्रेमानंद जी महाराज के साथ क्रिकेटर स्टार विराट कोहली ने भी मुलाकात की थी। विराट ने उस समय महाराज प्रेमानंद से मुलाकात की थी जब वे करियर के बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनका फॉर्म गायब था। विराट की महाराज से मुलाकात के बाद फोकस को सही करने में मदद मिली। इसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आइए प्रेमानंद महाराज के बारे में आपको बताते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने संघ प्रमुख से मुलाकात के क्रम में नेशन फर्स्ट का संदेश दिया। उन्होंने युवाओं के बीच इस भावना के विकास पर जोर दिया। महाराज ने कहा कि हमारी जो नई पीढ़ी है वही राष्ट्र की रक्षा करने वाली है। उन्होंने कहा कि आज जो विद्यार्थी है इन्हीं में कोई विधायक बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो कोई राष्ट्रपति बनेगा। नई पीढ़ी में व्यभिचार, व्यसन और हिंसात्मक प्रवृत्ति को देखकर असंतोष होता है। हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि हमें जितना भी भगवान राम और कृष्ण प्रिय है उतनी ही देश भी प्रिय है। हालांकि अब देश में जो मानसिकता उभर रही है वह देश और धर्म दोनों के लिए ही सही नहीं है। इसको लेकर लगातार काम करने की जरूरत है। युवाओं को इस दिशा में लाकर काम करने की जरूरत है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रेमानंद जी महाराज के सामने सिर नवाया। उन्होंने महाराज को माला पहनाकर आशीर्वाद दिया। उनके दर्शन कर प्रसन्न और आनंद का इजहार किया। महाराज प्रेमानंद ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात के बारे में अपनी बात रखी। एक दृष्टि की बात संघ प्रमुख ने कही। इस पर महाराज ने कहा कि हम लोगों का जन्म एक व्यवहारिक और आध्यात्म सेवा के लिए हुआ है। दोनों सेवाएं अनिवार्य है। हम भारत के लोगों को परम सुखी करना चाहते हैं। इसे केवल वस्तु और भोग से नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उनका बौद्धिक स्तर भी सुधरना चाहिए। महाराज प्रेमानंद ने कहा कि आज हमारे समाज का बौद्धिक स्तर गिरता ही जा रहा है। यह बड़ी चिंता का विषय है। हम लोगों को सुविधाएं या विविध प्रकार के भोग सामग्रियां दे देंगे, अगर उनके हृदय में मलिनता है, हिंसात्मक प्रवृत्ति है, अपवित्र बुद्धि है, इसे जब तक ठीक नहीं किया जाएगा चीजों को बदलता देखना संभव ही नहीं है। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि भगवान ने हमें जो जीवन दिया है वो सिर्फ सेवा के लिए दिया है। यह सेवा व्यवहारिक और आध्यात्मिक है। उन्होंने कहा कि व्यवहारिक सेवा केवल नहीं होनी चाहिए।
प्रेमानंद महाराज ने साफ कहा कि हमारा उद्देश्य देशवासियों को सुखी करना है। यह केवल सुविधाओं और वस्तुओं से नहीं किया जा सकता, उनका बौद्धिक स्तर सुधारना ही चाहिए। आज हमारे समाज का बौद्धिक स्तर गिरता ही जा रहा है, यह चिंता की बात है। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि हम लोगों को सुविधाएं दे देंगे, हम भोग विलासता की सामग्रियां दे देंगे। उनके हृदय की मलिनता है, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति है, अपवित्र बुद्धि है, ये ठीक नहीं होगी। हमारा देश धार्मिक देश है, यह धर्म प्रधानता देश है। इसी बात को बार बार हम सबसे निवेदन करते हैं। जो हमारी नई पीढ़ी है, इसी से हमारे राष्ट्र की सेवा करने वाले प्रकट होते हैं। हमारी शिक्षा सिर्फ आधुनिकता का रूप लेती जाए और हिंसात्मक प्रवृत्ति नई पीढ़ी में देखकर बहुत दुख होता है। इसलिए शरीर में कितनी भी पीड़ा हो, हम प्रयास करते रहे। उन्होंने कहा कि जितने लोग हमारे सामने आते हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म का क्या स्वरूप है, जीवन का क्या लक्ष्य है। हमें जितना राम और कृष्ण प्रिय है, उतना ही हमारा देश भी प्रिय है। हमारे लिए देश का हर एक व्यक्ति प्रिय है। उन्होंने हिंसा के स्वरूप में बढ़ने को विपत्तिजनक बताया। प्रेमानंद महाराज ने मोहन भागवत से बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्र ही हमारा भगवान है। लोगों से उन्होंने कहा कि आप जप के जरिए, भजन के जरिए लाखों की बुद्धियों को शुद्ध कर सकते हैं। भजन लाखों लोगों का उद्धार कर सकता है। लोगों से उन्होंने कहा कि आप भजन करें, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और राष्ट्र सेवा करें। राष्ट्र की सेवा के लिए प्राण समर्पित हो। उन्होंने राष्ट्र सेवी बनने की सीख दी। इसके लिए उन्होंने जितेंद्र होकर काम करने की सलाह दी। भोगी की जगह योगी बनकर काम करने की बात भी कही। प्रेमानंद महाराज ने कहा, हमें आचरण, संकल्प और वाणी से, तीनों से समाज सेवा और राष्ट्र सेवा करनी है। मोहन भागवत को संबोधित करते हुए महाराज ने कहा, हम हमेशा चाहेंगे आप जैसे सतमार्ग में प्रेरित करने वाले स्वस्थ रहे। भगवान सदैव आपकी रक्षा करे और आगे बढ़ते रहे। देशवासियों की बौद्धिक और वैचारिक स्तर का सुधार करते रहे। प्रेमानंद जी महाराज के साथ विराट कोहली और अनुष्का ने मुलाकात की थी। इस साल जनवरी की शुरुआत विराट, अनुष्का अपनी बेटी के साथ महाराज के आश्रम आए थे। वहां पर उन्होंने महाराज प्रेमानंद से कई सवाल किए। महाराज ने स्टार क्रिकेटर को अपना आशीर्वाद दिया, उन्हें चीजों को समझने के लिए अपनी दृष्टि को बदलने का संदेश दिया। दावा किया जाता है कि महाराज से मुलाकात के बाद विराट कोहली ने शतक लगाया था। करीब 2.5 वर्षों तक विराट कोहली अपने फॉर्म को लेकर जूझ रहे थे। इस मुलाकात के बाद विराट कोहली की सोच पर फर्क पड़ा। पिछले वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको हैरान कर दिया। विराट कोहली विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। प्रेमानंद जी महाराज से विराट कोहली की मुलाकात ने खासी सुर्खियां बटोरी थी। श्रीहित प्रेमानंद महाराज का आश्रम राधा निकुंज वृंदावन के रण रेती मार्ग पर स्थित है। उनके देश भर में लाखों की संख्या में अनुयायी है। करीब 1.5 शतक से उनकी दोनों किडनी खराब है। उनकी नियमित डायलिसिस कराई जाती है। करीब 1.5 वर्ष पहले उनसे आशीर्वाद लेने के लिए क्रिकेटर विराट कोहली पत्नी अनुष्का के साथ पहुंचे थे। इससे संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ तो बड़ी संख्या में लोग उनसे दर्शन और आशीर्वाद लेने आने लगे। प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए रात 2 बजे ही वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में आ जाते हैं। आश्रम से वे शिष्यों के साथ पैदल परिक्रमा के लिए रोज निकलते हैं। इससे पहले ही सड़कों पर उनके दर्शन के लिए सैकड़ों लोगों की संख्या में अनुयायी आ जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडेय है। इनके पिता का नाम शंभू पांडे और माता का नाम रामा देवी है। उनके दादा और पिता ने संन्यास ग्रहण किया था। परिवार में भक्ति के माहौल के बीच उनका रुझान 5वीं कक्षा में ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में उनका मन रमने लगा था। गीता का पाठ करने लगे। 13 साल की आयु में उन्होंने ब्रह्मचारी धारण करने का फैसला किया। सन्यासी जीवन में उनका नाम आर्यन ब्रह्मचारी था। सन्यासी बनने के लिए वे वाराणसी आ गए। वहां से 3 बार गंगा स्नान करते थे। दिन में 1 बार भोजन करते थे। इसके लिए भिक्षा की जगह मन में भोजन की इच्छा लेकर बैठना तय किया। वे घाट पर बैठते थे, वहां उन्हें भोजन मिलता तो वे करते, नहीं तो गंगा जल पीकर रह जाते। इस प्रकार उन्होंने संन्यास मार्ग को तप के जरिए साधा।
वाराणसी के गंगा घाट पर संन्यास धारण कर रहे प्रेमानंद महाराज के वृंदावन आने की कहानी भी काफी अलग है। दरअसल एक दिन उनकी मुलाकात एक संत से हुई। इस अपरिचित संत ने श्री हनुमत धाम यूनिवर्सिटी में श्री राम शर्मा की ओर से दिन में श्री चैतन्य लीला और रात में रासलीला मंच के आयोजन में आमंत्रित किया। साधु के आग्रह के बाद वे इस कार्यक्रम पहुंचे। प्रेमानंद जी महाराज ने जब चैतन्य लीला और रासलीला देखी तो वे श्री कृष्ण रस में डूबने लगे। एक माह के कार्यक्रम के दौरान वे श्री कृष्ण लीला के प्रति आसक्त हो गए। आयोजन समाप्त होने के बाद व्याकुलता बढ़ी तो आमंत्रित करने वाले संत से मुलाकात की, साथ लेकर चलने को कहा। साधु ने उन्हें वृंदावन आने की सलाह दी। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए। वे भक्ति मार्ग में आ गए और राधा वल्लभ संप्रदाय से भी जुड़ गए। सीएम अशोक गहलोत की ओर से तेलंगाना के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस में कोई नेता रेस में नहीं है। निर्दलीय चुनाव जीतने वाले नेताओं से संपर्क करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। सीएम अशोक गहलोत की ओर से तेलंगाना में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अगले मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसके बाद सियासत में नई चर्चा अब शुरू हो गई है। डोटासरा ने साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस में कोई भी नेता रेस में नहीं है। यह सब बहुमत मिलने के बाद पार्टी हाईकमान साफ करेगी, किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उधर गहलोत के बयान के बाद से सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। अटकलें यही लगाई जा रही है कि गहलोत फिर से अगले मुख्यमंत्री के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं। बताई दे कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री गहलोत ने अपना बयान दोहराते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है और लगता भी नहीं कि आगे भी छोड़ेगी। इसके बाद से सियासी पारा पूरी तरह चढ़ा हुआ है। इसी बीच डोटासरा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस में कोई नेता है, ना ही मैं रेस में हूँ। मुख्यमंत्री वही बनेगा जो पार्टी हाईकमान तय करेगी। विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद हाईकमान तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। जो पार्टी तय करेगी वही मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार होगा। मीडिया से बात करने के दौरान डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है और सरकार भी बनाएगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि निर्दलीय चुनाव जीतने वाले नेताओं से संपर्क करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। उन्होंने भाजपा को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में जमीन आसमान का अंतर है। बीजेपी में विश्वास की बहुत गहरी खाई है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने हमारा कार्यकाल देखा है। ऐसे में जो भी निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आएगा वह बीजेपी के साथ नहीं बल्कि हमारे साथ आएगा और हमें ही समर्थन देगा। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि यह पार्टी तानाशाही है, जबकि कांग्रेस में लोकतंत्र है। इश्क के चक्कर में पाकिस्तान भागी अंजू के भारत लौटने के बाद पिता थॉमस ने एक निजी मीडिया चैनल से बात की और बताया कि पिता गया प्रसाद ने कहा कि वह पाकिस्तान से मुंह काला करवा कर आई है। पिता का कहना है कि उसने ऐसी गलती की है जिसकी माफी नहीं ली जा सकती। इश्क के चक्कर में भारत छोड़ पाकिस्तान गई अंजू 4 महीने बाद वापस लौटी है। वह दिल्ली से ग्वालियर अपने घर ग्वालियर के टेकनपुर के बौना गांव जाएगी, लेकिन उसके पहले ही पिता ने उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं और 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि मेरे घर में उसकी कोई एंट्री नहीं है। साथ ही कहा कि मेरा तो अब उससे कोई वास्ता ही नहीं। दरअसल अंजू के वापस लौटने की खबर के बीच कई मीडिया कर्मियों ने पिता गया प्रसाद थॉमस से बातचीत करने की कोशिश की। पहले तो मीडिया से नाराज नजर आए, लेकिन बाद में एक निजी मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए अंजू के लिए बड़ी बात बोल दी। अंजू के पिता ने कहा कि वो मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन वह पाकिस्तान गई थी। पिता ने कहा कि ऐसे में मैं अपने घर उसे अब नहीं आने दूंगा। बाकी पति अरविंद जाने, वो उसका पति है, जो करना हो वो करे, पुलिस को भी जो करना है वो करे। मुझे अंजू से कोई लेना देना ही नहीं। वह कहाँ है, कहाँ जाती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता थॉमस ने बताया कि कुछ समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बेटा काम से बाहर गया हुआ है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैटर अंजू और अरविंद के बीच का है।
बेटी के माफी मांगकर घर में रहने की परमिशन मांगे। तो इस पर गया प्रसाद बोले, जो गलती अंजू ने की है वह माफी के कतई लायक नहीं है। मुझे इतना पता है कि वह मेरे यहाँ बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैंने पहले ही कह दिया है कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। पिता ने बच्चों को लेने आने की बात पता चलने पर कहा कि अब जाकर उसे बच्चों की याद आई है। इससे पहले उसे बच्चों की याद नहीं आई। यदि वह बच्चों के बारे में इतना सोचती तो कभी पाकिस्तान नहीं जाती। खैर, जो होना था हो गया, हमारे लिए वो अब नहीं रही। बच्चों भी उससे बात नहीं करना चाहते हैं। पाकिस्तान जाकर नसरुल्लाह से शादी करके अंजू अपना धर्म बदलकर फातिमा बन गई है। पाकिस्तान में रहने के दौरान अंजू और फातिमा ने कई वीडियो डालकर बच्चों को मिस करने की बात कही थी। अब वह 4 महीने बाद भारत वापस आई है और पुराने पति को तलाक देकर बच्चों को साथ ले जाने की बात कह रही है। उसने कहा कि उसकी कोशिश रहेगी कि बच्चों को साथ ले जाएगी, लेकिन यदि वो यहाँ रहना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी को मानेगी। बिहार के सीतामढ़ी से बड़ा अपडेट सामने आया है। यहाँ कई स्कूलों में शिक्षक बिना सूचना के गायब रहते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी के कई स्कूलों में पहुंचने और जांच के दौरान ही खुलासा हुआ है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन टीचर्स को आईएएस के पाठक के एक्शन का खौफ नहीं है। जानिए पूरा मामला। बिहार के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था के सुधार को लेकर विभाग के मुख्य सचिव के पाठक लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। खास तौर पर बिना सूचना स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों पर शिकंजा कसने के लिए खास निर्देश जारी किए गए हैं। यही नहीं, कई टीचर्स पर कार्रवाई भी की जा रही है। फिर भी कुछ गुरुजी को शायद अपर मुख्य सचिव के पाठक का खौफ ही नहीं है। एक और के पाठक के कड़े तेवर से विभाग के साथ ही स्कूल तक में हड़कंप मचा हुआ है। बावजूद इसके कई शिक्षक ऐसे भी है जो बेखौफ होकर बिना सूचना के स्कूल से गायब हो जा रहे हैं। हालांकि ऐसे शिक्षकों की पोल तब खुल जाती है जब बीईओ समेत दूसरे अधिकारी स्कूलों के निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं। डीईओ प्रमोद कुमार साहू ने बुधवार शाम जिले के बैरगनिया प्रखंड के 4 स्कूलों का निरीक्षण किया। वो वहां का हाल देख हैरान रह गए। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि स्कूलों की व्यवस्था के साथ शिक्षकों की कार्यशैली में सुधार लाने की अभी कड़ी मशक्कत करनी ही पड़ेगी। उन्होंने चारों स्कूलों के प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया कि व्यवस्था में सुधार करें। ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। निरीक्षण में उन्हें वह तमाम खामियां मिली जिसमें सुधार के लिए विभाग की ओर से बीते कई महीने से कदम उठाया जा रहा है। डीईओ के औचक निरीक्षण में सामने आया कि सीतामढ़ी के इन स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 50% से कम है। साफ सफाई का हाल भी बुरा पाया गया। हद तो यह हुई कि बिना सूचना के भी कई गुरुजी नदारद मिले। वैसे ऐसे गुरुजी शायद ही अब बच पाएंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक के कार्यालय में लापरवाही पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। डीईओ ने मध्य विद्यालय परसोनी में बच्चों की कम उपस्थिति काफी कम रहने पर नाराजगी व्यक्त की है। साफ सफाई की स्थिति का हाल भी बुरा पाया गया। एक शिक्षक नदारद मिले। डीईओ ने बताया कि स्कूल के प्रधान शिक्षक सुनील कुमार ठाकुर पर शौचालय मद की राशि के गबन का भी आरोप है। इससे संबंधित अभिलेख की मांग करने पर इसे उपलब्ध नहीं कराया गया। डीईओ प्रमोद कुमार साहू ने बताया कि प्रधान शिक्षक ठाकुर को अभिलेख के साथ कार्यालय में बुलाया गया। जांच में आरोप सच पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि निरीक्षण में मध्य विद्यालय भटोलिया के प्रधान शिक्षक विनोद प्रसाद नदारद मिले हैं। बच्चों की उपस्थिति भी काफी कम पाई गई। पिपराही सुल्तान और सर्वोदय गुरुकुल रामरोज नगर में भी बच्चों की उपस्थिति संतोषजनक नहीं थी। नदारद शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछ कार्रवाई भी की जाएगी। अब स्वामी ओमवेश बिजनौर की चांदपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक है। उन्होंने योगी सरकार के बुलडोजर मॉडल पर सदन में कटाक्ष किया। इससे पहले उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की भी जमकर तारीफ की। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन स्वामी ओमवेश ने युवाओं में बढ़ रहे नशे के चलन पर सवाल उठाया। समाजवादी पार्टी के भगवाधारी विधायक स्वामी ओमवेश के भाषण पर सदन में खूब ठहाके लगे। उन्होंने विधानसभा में कहा, कुछ दिन पहले मुझे डेंगू बुखार हुआ था। मेरे पास सीएम योगी आदित्यनाथ ने हालचाल जानने के लिए फोन किया। उन्होंने कहा कि आपके इतने विशालकाय शरीर में मच्छर का असर हो गया।
अगले दिन ही मेरा बुखार उतर गया। ऐसा लगा कि डेंगू मच्छर ने सोच लिया कि योगी आदित्यनाथ उस पर बुलडोजर चला देंगे। मुख्यमंत्री जी के फोन का इतना असर हुआ कि डेंगू भी छूमंतर हो गया। अपने भाषण की शुरुआत में स्वामी ओमवेश ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि महाना जी, आप महान हैं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैंने एक दिन पहले विधानसभा में आर्य समाज को लेकर मूर्ति लगवाने का अनुरोध किया, जिसे आपने स्वीकार कर दिया। ओमवेश की इस बात पर महाना बोले कि मुझे मक्खन लगाने से फायदा नहीं है। जब स्वामी ओमवेश अपने भाषण की शुरुआत कर रहे थे, तब महाना बार बार उनसे मुद्दे पर आने की अपील करते नजर आए। इस पर ओमवेश ने कहा कि आप अगली बार पता नहीं कब बुलाएंगे, इसलिए मेरी बात आज सुन लीजिए। गौरतलब है कि गुरुवार को शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। योगी सरकार के अनुपूरक बजट पर आज चर्चा होनी है। इससे पहले बिजनौर के चांदपुर सीट से विधायक स्वामी ओमवेश ने शराब खरीदने के मुद्दे पर सवाल किया। उन्होंने आबकारी मंत्री से पूछा कि क्या सरकार शराब खरीदने के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य करेगी। आबकारी मंत्री ने तो इससे हाथ खड़े कर दिए। आज युवा नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, इन्हें इससे बचाना होगा। शिक्षा की नगरी कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली। यह छात्र उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की निशा यादव है। कोटा में इस साल अब तक सुसाइड का आंकड़ा बढ़कर 29 हो चुका है। सुसाइड करने से पहले निशा ने अपने पिता से फोन पर भी बात की थी। शिक्षा की नगरी कोटा को आखिर क्या हो गया है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बुधवार की रात को एक और कोचिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की निशा यादव के रूप में हुई है। निशा यहाँ पर नीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग कर रही थी। कोटा में इस साल अब तक सुसाइड का आंकड़ा 29 तक पहुंच चुका है। 3 दिन पहले पश्चिम बंगाल मूल के रहने वाले फरीद हुसैन ने भी सुसाइड किया था। वह भी यहाँ पर नीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। अपनी जान देने के पहले निशा यादव ने अपने पिता से बात की थी। पिता ने जब दोबारा फोन लगाया तो बेटी निशा ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद पिता ने फिर से उसे फोन किया और हॉस्टल स्टाफ को बेटी से बात कराने की बात कही, लेकिन निशा ने दरवाजा नहीं खोला और यहीं पर हॉस्टल स्टाफ से लेकर पिता का शक गहरा हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। निशा की उम्र करीब 21 साल बताई जा रही है। अभी तक भी जांच पड़ताल में सामने आया है कि निशा यादव कोटा शहर के महावीर नगर फर्स्ट इलाके में स्थित हॉस्टल में रहा करती थी और यहीं पर उसने सुसाइड भी किया है। इसके पहले निशा यादव कोटा शहर के इंदिरा विहार इलाके में रहा करती थी। 18 नवंबर को ही उसने इंदिरा विहार छोड़कर महावीर नगर फर्स्ट में हॉस्टल में कमरा लिया था। इस दौरान उसके पिता खुद साथ थे। पिता 23 नवंबर को कोटा से बेटी से मिलकर उसका हॉस्टल शिफ्ट करवा कर वापस गए थे। फिलहाल कोई सुसाइड का कारण अभी तक सामने नहीं आया। निशा का शव पुलिस ने कोटा के MBBS हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। मामले में हॉस्टल स्टाफ की सूचना पर जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का गेट तोड़ा। इसके बाद निशा फांसी पर लटकी हुई मिली। हॉस्टल में 19 कमरे हैं। करीब 12 गर्ल्स स्टूडेंट यहाँ रहती है। निशा के सुसाइड करने से सभी फिलहाल गुमसुम हैं। मुंबई के पूर्व महापौर दत्ता दलवी के खिलाफ धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए मामला दर्ज है। दत्ता दलवी की इस्तेमाल की गए शब्द अपमानजनक नहीं थे और उन्होंने बायोपिक धर्मवीर में उनका इस्तेमाल किया था। अब ये पूरी बात क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। पुलिस ने मुंबई के पूर्व महापौर दत्ता दलवी के खिलाफ धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए मामला दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार शिवसेना के दलवी ने यूबीटी सेना के कोकण पदाधिकारियों की एक सभा में सीएम शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। शिंदे गुट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि दलवी ने एक व्यक्ति यानी सीएम शिंदे के संवैधानिक पद पर आसीन होने के बारे में अपमानजनक बयान दिए।
दलवी ने कहा कि वह मुख्यमंत्री शिंदे के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्दों पर दृढ़ है और उन्होंने कहा कि वे अपमानजनक नहीं थे और वास्तव में शिवसेना नेता आनंद दिघे की भूमिका निभाने वाले अभिनेता ने पिछले साल रिलीज हुई अपनी बायोपिक धर्मवीर में उनका इस्तेमाल किया था। वही संजय राउत ने भी दत्ता दलवी का समर्थन किया है। दत्ता दलवी 2005 से 2007 तक महापौर रहे और 3 बार बीएमसी में पार्षद रहे। उन्होंने कहा, मैं बाला साहेब ठाकरे का कट्टर शिव सैनिक हूँ। मैं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। मुझे अपने बयान के लिए खेद नहीं है क्योंकि मैंने आनंद दिघे के साथ काम किया है। मैंने वही शब्द बोला है जो आनंद दिघे के चरित्र ने फिल्म में इस्तेमाल किया गया था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, 5 दिन हो गए हैं, कहीं बेमौसम बारिश हो रही है, कहीं ओलावृष्टि हो रही है। पूरे महाराष्ट्र की स्थिति गंभीर है। जब ये संकट आसमान से आफत भी गिर गई है तो हमारे मुख्य सुल्तान और डिप्टी सुल्तान प्रचार में व्यस्त हो गए हैं। कोई छत्तीसगढ़ चला गया, कोई तेलंगाना, जैसे वे नहीं गए तो वहां चुनाव ही नहीं होगा। संजय राउत ने कहा कि विदर्भ, नासिक से लेकर उत्तर महाराष्ट्र, कोंकण और ठाणे में भारी नुकसान हुआ है। हमारे 11 करोड़ किसान संकट में है। उन्हें इस बारे में चिंता नहीं है। विधानसभा में सवाल उठेगा, इसलिए आज पहुंच गए नौटंकी करने। शिवसेना यानी यूबीटी के सांसद संजय राउत और उनके भाई विधायक सुनील राउत भांडुप पुलिस थाने पहुंचे और दलवी को समर्थन दिया। राउत ने दावा किया कि दलवी के इस्तेमाल किया गया शब्द असंसदीय नहीं था। सुनील राउत ने कहा, पूरा पुलिस बल उसके घर में घुस गया और उसे गिरफ्तार कर लिया। दलवी ने रैली में केवल जनता की भावनाएं व्यक्त की। गद्दारों के दिलों का सम्राट मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है और खुद को हिंदुओं के दिलों का सम्राट कह रहा है। यह वीर सावरकर और बाला साहेब ठाकरे का अपमान है। वास्तव में इसके लिए एकनाथ शिंदे पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए। राउत ने दावा किया कि बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए गिरफ्तारी की गई है क्योंकि मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि हम दत्ता दलवी के बयान का समर्थन करते हैं। विधायक सुनील राउत ने कहा कि दलवी को बिना कोई नोटिस दिए गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा, हालांकि हमें न्यायपालिका में विश्वास है लेकिन हमें सरकार में विश्वास नहीं है। अगर हमें गुरुवार तक यानी न्यायिक हिरासत में रोक नहीं मिलती है तो हम LBS रोड, राजमार्ग और पूर्वोत्तर मुंबई के सभी पुलिस थानों में जाम सुनिश्चित करेंगे। गुरुग्राम में अगले साल अप्रैल माह से दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे NH-18 के हरियाणा हिस्से में बिना रुके सफर का आनंद वाहन चालक ले पाएंगे। जी हां, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस एक्सप्रेसवे के मेन रोड और सर्विस रोड की स्पेशल मेंटेनेंस का काम एक कंपनी को दे दिया है। अगले साल अप्रैल माह से दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस यानी NH-48 के हरियाणा हिस्से में बिना रुके सफर का आनंद वाहन चालक ले पाएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस एक्सप्रेसवे के मेन रोड और सर्विस रोड की स्पेशल मेंटेनेंस का काम एक कंपनी को अलाउड किया है। इस कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। धारूहेड़ा के समीप सर्विस रोड को लेकर NHAI अधिकारी स्टेशन में है। भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया से सिवार का गंदा पानी धारूहेड़ा से होकर सर्विस रोड पर आकर भर जाता है। इससे सर्विस रोड के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना रहेगा। NH-48 पर खेड़की दौला टोल प्लाजा से लेकर हरियाणा से राजस्थान बॉर्डर तक करीब 64 किलोमीटर लंबी रोड हरियाणा में पड़ती है। NHI की तरफ से राव होटल से लेकर कापड़ीवास तक सर्विस रोड की मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया गया है। इस मेंटेनेंस पर करीब 225 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अगले साल अप्रैल माह तक दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे के 64 किलोमीटर हिस्से की स्पेशल मेंटेनेंस कर दी जाएगी। इसको लेकर एक कंपनी का चयन किया जा चुका है। इससे काम शुरू कर दिया जाएगा। स्पेशल मेंटेनेंस के बाद वाहन चालकों को राहत भी मिलेगी। मौजूदा समय में इस एक्सप्रेसवे की हालत खराब है, खासकर सर्विस रोड पर तो गहरे गड्ढे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद जयपुर जाने के लिए अब अधिकांश वाहन चालक NH-48 का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन धारूहेड़ा और भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण अब भी हजारों की संख्या में वाहन चालक रोजाना इस एक्सप्रेसवे पर दौड़ते ही हैं। दुनिया में सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग वाले देशों की लिस्ट में भारत टॉप पर है।
भारत के बाद दूसरे नंबर पर है चीन। चीन को दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है वियतनाम। दुनिया भर की कंपनियां चीन प्लस एक रणनीति पर काम कर रही है। उनकी इस चीन प्लस एक पॉलिसी में भारत टॉप पर नजर आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में मैन्युफैक्चरिंग लागत का सबसे कम होना। सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक लिस्ट जारी की है। यह दुनिया में सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग लागत वाले 50 देशों की लिस्ट है। इस लिस्ट में भारत टॉप पर है। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देश भी इस लिस्ट में शामिल है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग लागत सबसे कम है। दुनिया में सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग वाले देशों की लिस्ट में यह टॉप पर है। भारत के बाद दूसरे नंबर पर चीन है। चीन को दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाता है। हालांकि अब वैश्विक कंपनियां चीन से अपने फैक्ट्रीज को दूसरे देशों में ले जा रही है। सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग वाले देशों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर है वियतनाम है। यही कारण है कि कंपनी की चीन प्लस 1 की पॉलिसी का फायदा उठाने के लिए भारत और वियतनाम के बीच अच्छा कंपटीशन है। इस लिस्ट में चौथा स्थान थाईलैंड का है, 5वें स्थान पर फिलीपींस, 6ठे स्थान पर बांग्लादेश, 7वें पर इंडोनेशिया, 8वें पर कंबोडिया, 9वें पर मलेशिया और 10वें पर श्रीलंका है। इस लिस्ट में इसके बाद घाना, केन्या, मॉस्को, उज्बेकिस्तान, कोलंबिया, साउथ अफ्रीका, कजाकिस्तान, तुनिसिया, चिली, अर्जेंटीना, तुर्की और उरुग्वे का स्थान है। दुनिया में सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग वाले देशों में इसके बाद पनामा, सिंगापुर, ब्राजील, मिस्र, दक्षिण कोरिया, ईरान, लिथुआनिया, सर्बिया और बेलारूस का स्थान है। भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS को ऊर्जा बचाने की दिशा में बड़ा सम्मान मिला है। इसके गाजियाबाद रिसीविंग सबस्टेशन और शाहिदाबाद RRTS स्टेशन को IGBC प्रोजेक्ट अवार्ड की सर्वोच्च प्लैटिनियम रेटिंग मिली है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले शहरों की दिल्ली से दूरी कम हो सके, इसके लिए रैपिड रेल का जाल बिछाया जा रहा है। इस परियोजना के तहत सबसे पहले दिल्ली से मेरठ के रास्ते पर काम हो रहा है। इसी रैपिड रेल को नमो रेल का नाम दिया गया है। पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी प्राथमिकता वाले खंड मतलब कि साहिबाबाद से दुहाई तक रेल सेवा की शुरुआत की है। अब साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के ताज में एक और हीरा लग गया है। इस स्टेशन के लिए प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट अवार्ड की सर्वोच्च रेटिंग प्लैटिनियम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। यह प्लैटिनियम रेटिंग इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा चेन्नई में आयोजित ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 में दी गई। प्लैटिनियम रेटिंग IGBS द्वारा दिए जाने वाली रेटिंग में सर्वोच्च रेटिंग है। पर्यावरण संरक्षण की ओर कदम बढ़ाते हुए NCRTC ने RRTS परियोजना के अंतर्गत कई पर्यावरण अनुकूल पहल की है। इस श्रृंखला में डिपो स्टेशन, रिसीविंग सबस्टेशन और आवासीय परिसरों सहित सभी प्रमुख प्रतिष्ठानों को IGBC के साथ पंजीकृत किया गया है, जो उच्चतम पर्यावरणीय स्थिरता मानकों को बनाए रखने NCRTC के मिशन के अनुकूल है। यह अवार्ड NCRTC की स्थापना के बाद से ही सतत विकास के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साहिबाबाद स्टेशन के साथ ही गाजियाबाद रिसीविंग सबस्टेशन को भी यह अवार्ड मिला है। RRTS का कहना है कि वह परियोजना की संकल्पना से लेकर इसके कार्यान्वयन तक NCRTC निरंतर पर्यावरण अनुकूल प्रतिक्रिया को अपनाता रहा है। प्री डिजाइन चरण में शुरू होकर निर्माण के प्रत्येक चरण में निम्न कार्बन उत्सर्जन को सुनिश्चित करना संस्था की प्राथमिकता रही है। फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट का प्रभावी निपटान, हवादार और आरामदायक बिल्डिंग इंटीरियर का निर्माण, ऊर्जा कुशल डिजाइन, वर्षा जल संचयन प्रणालियों का कार्यान्वयन और सौर ऊर्जा का व्यापक उपयोग जैसी तमाम पहल सतत विकास के प्रति NCRTC की प्रतिबद्धता की उदाहरण है। साहिबाबाद और गाजियाबाद RSS के साथ साथ
वायडक्ट के नीचे स्थान में विस्तृत लैंडस्केपिंग के प्रयास उस समग्र दृष्टिकोण में योगदान करते हैं जो परियोजना के निर्माण और परिचालन चरणों के दौरान ऊर्जा की खपत और कार्बन फुटप्रिंट को काफी कम कर सकते हैं। एनसीआरटीसी का लक्ष्य है कि अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 70% हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों द्वारा पूरा किया जाए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए संस्था ने एक सौर नीति अपनाई है जिसका लक्ष्य स्टेशनों, डेपो और अन्य भवनों की छतों पर लगभग 11 मेगावाट की अधिकतम घरेलू सौर ऊर्जा उत्पन्न करना है। इसके अलावा यह स्ट्रक्चर उद्देश्यों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ऊर्जा मिश्रण को भी अनुकूलित करेगा। चीन की अर्थव्यवस्था घट रही है, इससे चीनी रियल एस्टेट कंपनियां और चीन की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। माइक्रोप्लाज्मा, निमोनिया और ग्लाइसेन जैसी बीमारियां चीन को परेशान भी कर रही है। अब ये पूरी बात हम आपको विस्तार से बताते हैं। चीन की खस्ताहाल इकोनॉमी का हाल अब खुलकर सामने आ गया है। चीन की आर्थिक सेहत का खुलासा होने लगा है। कभी दुनिया की फैक्ट्री कहलाने वाला चीन अब अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश में जुटा है। चीन की घट रही जीडीपी उसकी मुश्किलों को बढ़ा रही है। वही वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने चीन के अनुमानित डीजीपी ग्रोथ को घटाकर 5% कर दिया है। चीन का रियल एस्टेट अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। रियल एस्टेट कंपनियां दिवालिया हो रही है। वही अब बैंकिंग सेक्टर तक इसकी आग पहुंच गई है। चीन अभी कोरोना संकट से संभल भी नहीं पाया था कि रहस्यमय तरीके से फैल रहे माइक्रोप्लाज्मा, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू ने इसकी परेशानी को बढ़ा दिया है। वहीं अब चीन का फार्मा सेक्टर भी मुश्किलों में घिरता दिख रहा है। बड़ी दवा कंपनियों का चीन से मोह भंग हो रहा है। खासकर अमेरिका के साथ चीन को दुश्मनी अब भारी पड़ने लगी है। दवा बनाने वाली कंपनियों का चीन से मोह भंग हो रहा है। फार्मा कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रही है। ड्रग मेकर्स चीनी कॉन्ट्रैक्टर्स पर अपनी निर्भरता को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि फार्मा कंपनियों के लिए चीनी कॉन्ट्रैक्टर क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ प्रारंभिक चरण के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का उत्पादन करते हैं। अब फार्मा कंपनियां चीनी कॉन्ट्रैक्टर पर अपनी निर्भरता को कम करने लगी है। कम लागत और तेज रफ्तार के कारण चीनी फार्मास्यूटिकल रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग के लिए दवा कंपनियों का पसंदीदा जगह हुआ करता था, लेकिन चीन के सख्त रवैये और अमेरिका के साथ बढ़ते ट्रेड वॉर के बाद से फार्मा कंपनियां चीन से दूरी बढ़ाने लगी है। चीन से बढ़ती दूरी भारत के लिए अवसर से कम नहीं है। बायोटेक कंपनियां क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च ऑफ आउटसोर्स के लिए भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के साथ काम करने पर विचार कर रही है। बायोटेक कंपनियां चीन से दूरी बनाने लगी है। डायबिटीज और मोटापे के उपचार के लिए दवा बनाने वाली फार्मा कंपनी ग्लाइसेन थेरेप्यूटिक्स के फाउंडर आशीन की माने तो ऐसी कई फैक्ट्रीज है जिसने चीन को बायोटेक कंपनियों के लिए कम आकर्षक बना दिया है। कंपनियां चीन के बजाय भारतीय कंपनियों के साथ काम करने में रुचि दिखा रही है। चीनी कंपनियों के मुकाबले भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता दी जा रही है। भारतीय कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्राथमिकता मिल रही है। भारत के 4 प्रमुख सीडीएमओ सिनीजीन, एराजेन, लाइफ साइंस, पिरामल फार्म सॉल्यूशंस, साई लाइफ साइंसेज के मुताबिक उन्होंने बायोटेक कंपनियां खासकर पश्चिमी फार्मा कंपनियों की ओर से अधिक इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। चीन में कोरोना के बाद से बिगड़ते हालात के बाद से कंपनियां चीन से मुंह मोड़ रही है। कंपनियां चीन से अपना पैसा निकाल रही है। वहीं भारत चीन का बड़ा विकल्प बनकर उभर रहा है। चीन के बजाय भारत में विदेशी कंपनियों का निवेश बढ़ रहा है। एप्पल, फॉक्सकॉन, माइक्रॉन जैसी कंपनियों ने चीन से निवेश के बजाय भारत में निवेश बढ़ाया है। वहीं अमेरिका की दिग्गज रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने भी चीन को झटका दिया है। वॉलमार्ट ने कहा है कि वो अब ज्यादा से ज्यादा गुड्स भारत से इंपोर्ट्स कर रहा है। वॉलमार्ट चीन पर अपनी निर्भरता को लगातार कम कर रहा है। साल 2023 में जनवरी से अगस्त के दौरान कंपनी ने अमेरिका में किए गए इंपोर्ट्स में से 1/4 भारत से आयात किया है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।